नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज चर्चा में मेरे साथी हैं अनुज गुप्ता। और हम लोग बात करेंगे आज जिस तरह से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध की स्थिति है उसके बारे में भारत का स्टैंड पहली बार उन्होंने आकर बताया। और आज पूरी संवेदना के साथ उन्होंने जो जो बातें कही हैं पूरे देश ने उतनी ही गंभीरता से सुना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात उन्होंने आज स्वीकारा कि आज जिस तरह से वेस्ट एशिया में आज जो हालात बढ़े, आज 23 दिन से लगातार वहां युद्ध की स्थिति है, वैसे में भारत की चिंता वाजिब है। कच्चे तेल, पेट्रोल और गैस और हमारे यहाँ जो एलपीजी की सप्लाई होती थी उसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा हमारे पास वेस्ट एशिया खाड़ी देशों से आता था। आज उसकी सप्लाई जो चेन है वो टूटी पड़ी है। इस बात को स्वीकारते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमें चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि आज हमारा जो व्यापक जो व्यापारिक रिश्ता था इन देशों से आज उसमें कहीं खलल पड़ी है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि हमारी चिंता मानवीय भी है। और तीसरी बात उनकी बात है जिसकी चर्चा विपक्ष करते करते थक चुका था कि हमारे जो 1 करोड़ जो भारतीय हैं जो खाड़ी देशों में या वेस्ट एशिया के तमाम देशों में फंसे पड़े हैं, उन्हें लाना, क्योंकि मेडिकल जो पढ़ रहे हैं या जो सारे लोग पढ़ रहे हैं वहां पर उनको देश में लाना, अभी तक उन्होंने जो आंकड़े खुद बकौल प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3-3.5 लाख लोग आए हैं। जाहिर बात है कि बहुत बड़े संख्या है जो अभी तक भारत नहीं आ पाते हैं और उनके परिवार वालों को, देशवासियों की आज सचमुच बड़ी चिंता है। जाहिर बात है कि आज विपक्ष सवाल खड़े करेगा, पूरे देशवासियों को भी एक बड़ी चिंता है। आज सारे लोग एक जो गैस किल्लत या एक घोषित क्राइसिस आप मान सकते हैं कि कई चीजों की क्राइसिस आने वाली है और जिसका खुलासा बेशक प्रधानमंत्री ने अपने 90 किलो शब्दों में कहा, लेकिन उन्होंने आज स्वीकारा कि कहीं ना कहीं आज भारत को भी सावधान और सतर्क होने की जरूरत है। आगे की बात अपना अनुभव और अब साझा करेंगे हमारे दोस्त अनुज गुप्ता। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसा आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने माना है और संसद में उन्होंने ये सब कहा। स्थितियां और परिस्थितियां तो हम लोग जान ही रहे हैं। आज 23 दिन हम लोग हो चुके हैं इस सब को देखते हुए। और अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के लोगों में ये बात शायद 2 या 3 या 4 मार्च से चलना शुरू हो गई थी कि देश में स्थितियां विपरीत हो रही हैं। सरकारें एक तरफ ये भी कह रही थी, जैसे पेट्रोल मिनिस्टर है, ऑयल मिनिस्टर जो है हरदीप पुरी, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया भी ऐसा चला रहा था कि 28 दिन का भंडारण है और ये है वो है। और भी अभी कुछ दिन पहले अगर आए, 2 या 4-5 दिन पहले की बात, और मुझसे हमारे जहाज रवाना हो गए हैं, अब ये हो जाएगा, अब हमारे देश की किल्लत खत्म हो जाएगी। इस तरीके का एक पूरा परसेप्शन फैलाया हुआ था, ये सब हो रहा था। लेकिन एक्चुअल क्या है, हम लोग भी देख रहे थे, हम भी समझ रहे थे, हम भी आजकल इंटरनेट का दौर है, हर चीज सबके पास उपलब्ध है, आसानी के साथ उपलब्ध है। सभी लोग अपनी अपनी राय समझ रख रहे थे, हिंदुस्तान के लोग भी अपनी समझ रख रहे थे। इस युद्ध को लेकर के उनके अंदर जो चल रहा था वो भी वो समझ रख रहे थे। लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री कब इस बात को देश के सामने रखेंगे। और ये हम लोग आज से नहीं कह रहे हैं, मैं मानना बात कर रहा हूं कि मैं इस बात को कह रहा हूं, करीब 10 दिन से मैं इस बात को कह रहा था कि देश के सामने अब प्रधानमंत्री जी को स्थिति को स्पष्ट करना बोलना चाहिए। क्योंकि आज उन्होंने जो माना है, अगर 10 दिन पहले इसको माना होता तो शायद कुछ चीजें और अच्छा हो सकती थी। अभी जब हॉर्मुज का ये संकट है, ये कोई आज का संकट नहीं है, ये कोई 2 या 4-5 दिन का संकट नहीं है। तो भारत की कूट नीति पे भी यहाँ पर थोड़ी सी एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि इस सब समस्याओं से हम सुलझ जाए। हमने ईरान से जो हमारे संबंध थे, जो बात है, उनसे हमारी जो दोस्ती का रिश्ता था वो कितना घनिष्ठ था, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। और अभी जब ये युद्ध शुरू हुआ है तो इस दौरान तो लगभग मीडिया इस बात का जिक्र भी करता है। लेकिन सवाल ये है कि अब जो देश है
हालांकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत संक्षेप में इस बात को कहा। अनुज भाई, मैं आपको थोड़ा आगे बात जी, बढ़े, जी। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बोल रहे थे तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, विपक्ष के लोग ही बैठे थे, जी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सारे लोग ध्यान से सुन रहे थे। और जब उन्होंने एक भावुक अपील की कि आज इस मौके पे जिस तरह कोरोना में सारा जो पूरे सारे लोग हैं, पक्ष और विपक्ष, पूरे देशवासी साथ हुए थे, आज भी मौका है कि आज हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में भी पूरा देश एक साथ हो, सारे पक्ष विपक्ष एक साथ हो, और संसद से ये आवाज पूरी दुनिया में जानी चाहिए कि हमारा देश जो 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का है वो एक साथ है इस प्लेटफॉर्म पे, और किसी भी तरह हम लोग जो आपात स्थिति है उसको निपटने में कामयाब है या कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देश तो सर बिल्कुल साथ खड़ा है, देश तो अलग वाली बात ही नहीं है, सब संगठित है। पर एक सवाल होते हैं कि हमारे जो परिवार के मुखिया है, अगर उनसे कुछ चूक हुई है तो वो कम से कम सामने तो आ सकते। जिसका हमने इतने दिन इंतजार किया, वो हमारे अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और वो अगर कुछ कहेंगे तो पूरा देश उस चीज को सुनेगा और मानेगा। जी, ये तो हम लोगों के अंदर उनके लिए कितना प्रेम भाव और कितना सम्मान है तो कहने के शब्दों में जरूरत नहीं। पर यह दुख इस बात का होता है कि शायद उन्होंने हमें अपना नहीं माना, उन्होंने हमारे साथ अपनी पीड़ा को साझा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये पीड़ा तो आज की नहीं है। 23 दिन का समय ठीक ठाक समय होता है किसी भी चीज को जानने समझने के लिए। तो प्रधानमंत्री और जो हमारी इंटेलिजेंसी है, जो हमारे देश की जो विदेश मंत्री है, वो लोग इन सबको इतनी ज्यादा मतलब स्थितियां भीष्म हो रही थी, तो वो क्यों नहीं इसको ये चीज है सर। ये कहीं ना कहीं मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पे भी कह रहा हूं कि ट्रम्प जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर भारत पे बना रही है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ट्रम्प की जो नीतियां हैं और ट्रम्प का जो पावर गेम है वो सबकी समझ से बाहर है, और वो पता नहीं क्या नहीं चाहते। वो तो ये भी चाहते हैं कि जापान और भारत ही उनकी तरफ से युद्ध लड़े और सारा पैसा खर्च करे, उनका तो मानना ये भी है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जापान की जो प्रधानमंत्री आई उनके साथ उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार किया, जो बात उन्होंने कही, तो वो सबका गई वो सुन करके, पॉल हार्मर वाली जो बात उन्होंने कही। तो ये तो आप सब हम लोग जानते हैं कि उनका खुद का नजरिया क्या है। लेकिन हम अपने देशवासी सारे लोग, हम और मैं तो ये भी कहूं कि विपक्ष के लोग भी, इस संकट की घड़ी में हम सब लोगों को एकजुट होकर के आना होगा और अपने इस देश को फिर दोबारा उसी तरीके से मजबूत स्थिति में लाना होगा जिसके लिए ये देश हमेशा इस तरीके की चीजों को करता रहा है। और मुझे मेरे देश पर गर्व है कि हम ऐसा कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। जिस तरह से देश में एलपीजी की क्राइसिस हुई, उसी समय से अंदेशा आ गया था कि हम लोग के पास इस युद्ध का असर होने वाला है। क्योंकि पहले तक जो शुरुआत में कह पा रहे थे कि नहीं, ये लड़ाई तो कहीं और हो रही है, हमारे पास क्या है। लेकिन आज प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद आधिकारिक वक्तव्य उन्होंने कहा कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप पुरी और जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो सारे लोगों से बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि अपने देश में जो तैयार है, हम लोग के पास पेट्रोलियम है, और जो एलपीजी की बात कर रहे हैं उसकी जो हम लोग जो होम प्रोडक्शन है, जो घरेलू उत्पाद है, उसके लिए हम लोग कोशिश करें। बेशक अच्छी बात है, आज उनको सुनकर जो पूरे देश के लोगों में एक तसल्ली आई होगी कि एक प्रधानमंत्री ने आज देश में स्थिति साफ की। लेकिन हम लोग को कई सवाल जो मन में भी है, जो लोग आज कतार में है एलपीजी के, जो सारे लोग हैं एक एक सिलेंडर के लिए 5,000 4,000 देने को मजबूर हैं, हम उनकी बातें भी करेंगे। क्यों नहीं पहले इस आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकारी तौर पे कोई बेहतर कदम उठाए गए? क्यों नहीं ऐसी सूचना दी गई कि आप तैयार हो जाएं ताकि आप इस आपात स्थिति को निपटे? अब बात आगे बढ़ चुकी है और विपक्ष खासकर कांग्रेस से पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद ही की, जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने संबोधन में बात की है। उन्होंने कई आरोप और आक्षेप लगाते हुए कहा है कि आज क्यों जरूरत पड़ गई प्रधानमंत्री को कि देश के सामने आए और लोकसभा से जो सारी बातें हैं उसको खुलकर बोले। ये बात पहले भी बोली, जैसा आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि पहले भी हम लोग कह सकते थे। क्यों? सवाल इस बात है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, इजराइल आज उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इन दो जो शक्तियां हैं उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं
उनकी जो राजनीतिक लिप्सा है, आज उसके चक्कर में पूरे देश और दुनिया के लोग तबाह हो रहे हैं। ईरान ईरान की स्थिति बड़ी साफ है। एक आदमी है, वो जानता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी जिस तरह से ईरान आज प्रहार कर रहा है, उसके बाद बिल्कुल साफ है कि वो किसी भी सूरत पे जा सकता है। और दूसरे तरफ है ट्रम्प और नेतान्याहू, वो सारे चाहते हैं कि संधि हो जाए, सीज फायर हो जाए और ईरान झुक जाए और वहां का रिजिम बदल दे। लेकिन क्या आज स्थिति ऐसी है? दोनों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरह से नरसंहार हो रहे हैं, जिस तरह से जो सिविक एरियाज पे जो जो बमबारी हो रही है बैलिस्टिक मिसाइल से, वो सच मुझे बहुत दुखद है। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने भी की। नहीं, बिल्कुल। और आपने एक और बात कही कि उन्होंने 3,75,000 लोगों का जिक्र किया कुछ भारत लौटने का, लेकिन वहां संख्या करोड़ों में। बिल्कुल, खाड़ी देशों में हमारे विद्यार्थी हैं, कामकाजी लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, और उसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। उनका इलाज का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो इलाज भी उनका चल रहा है। पीड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि कम है, ज्यादा है। और इतने लोगों का रोजगार का भी सवाल है। जैसे कि अब छोटा व्यापारी जो है, जो ये एक्सपोर्ट होता था, फल सब्जियां जो भी चीजें जाती थी, वो भी सारी सुविधाएं बंद हो चुकी हैं और चीजें जो है वो बहुत सामान्य नहीं रह गई हैं। प्रधानमंत्री ने भी यहाँ तक माना है कि इजराइल, अमेरिका का जो अल्टीमेटम है और उनकी पावर सप्लाई की जो बात, पावर प्लांट का, तो वो उन्होंने उसको भी उन्होंने कहा कि कंडेम किया उस चीज के लिए। और ट्रम्प तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, ये नहीं समझ में आके दे रहा। उनकी नीति, उनका सोचना, उनका चलना, कितने देशों को उन्होंने किस हालात में लाके खड़ा कर दिया है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। और क्या अमेरिका के लोग इस बात को नहीं उठा रहे कि उनके ही देश के तानाशाह से हिटलर बन गए? वो एक हिटलर वाली स्थिति में उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है कि वो देश जीत लेंगे। अरे कितने देश जीतोगे भाई? एक दिन तो तुमको भी वापस आना पड़ेगा। तुम देश जीतने की बात कर रहे हो, कितनी मानवता को कर रहे हो, कितने लोगों के रोजगारों को छीन रहे हो। तुम तो सबसे ज्यादा एक तरीके से इस तरीके का व्यवहार इस दुनिया में लेकर आए हो जो बिल्कुल लोगों को खत्म कर देने वाला है, हर तरीके से खत्म कर देने वाला है। आज रोटी बनेगी, अगर ईंधन नहीं होगा तो रोटी कैसे बनाएंगे लोग? कैसे अपने जीवन को सरवाइव कर पाएंगे? गाड़ियां नहीं चलेंगी तो कैसे व्यापार आगे बढ़ेगा? आपने सोचा नहीं इस आग में आने से पहले? और अब आप अपनी ही शर्तों को थोपना चाहते हैं सब लोग, सब पूरी दुनिया के सामने। इस बात को आपको सोचना होगा। और देश, हम अब आप, हमारा सारा देश और हमारे जैसे और कई देश इससे कितने पीड़ित। अनुज भाई, बात यह है कि जिस तरह की बमबारी हो रही है, जो मिसाइल है, आप कह सकते हैं कि ये आर्थिक मिसाइल चल रहे हैं। क्योंकि आर्थिक रूप से आज कोई माने या ना माने, अमेरिका भी टूट रहा है, इजराइल भी टूटता है, और ईरान के साथ तो जो बर्बादी है वो तो सामने है, क्योंकि उसके बड़े बड़े नेता मारे गए। और अब बारी है, चूंकि निशाने पे है मुश्तबा खमेनी, चूंकि अभी लीडरशिप वहां है, तो एक तरह से ईरान में लीडरशिप क्राइसिस हो गई है। लेकिन आज जो आर्थिक मिसाइलें चल रही हैं, उसके जद में भारत भी है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकारा है, खुले मन से स्वीकारा है संसद में, कि आज आर्थिक एक मंदी आ रही है। और विपक्ष का भी कहना है कि हमारे पास एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए जो प्लान है वो सामने आना चाहिए, नहीं तो हम लोग पता नहीं। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में और भी कई सेक्टर हैं जो अछूते हैं। अभी तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, और दूसरे सेक्टर पे जब यह महामारी, तो आर्थिक जो तंगी है आएगी, तो बेशक आप मान सकते हैं कि हमारा जो मिडिल क्लास है, जो भारत का गरीब मजदूर है, बेबस लोग हैं, बिल्कुल कोरोना वाली स्थिति ना आ जाए, लोग फिर वही पैदल मार्च करने लगेंगे। इस आशंका से आज हम सारे लोग डरे हैं, कोई बोले या ना बोले। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया है कोरोना काल का, और कुछ ऐसी स्थितियां हो भी सकती हैं, क्योंकि स्थितियां तो गंभीर है ही। और मुझसे अब जहाजों को रवाना नहीं किया जा रहा है, कोई भी आवाजाही हो सके, जिससे कि हम जो गैस है, हमारा संकट ये दूर हो सके। लेकिन ऐसा बहुत कम होने को होगा, और हमें भी ये चाहिए कि भाई कम से कम इसका मिसयूज तो बिल्कुल नहीं। हॉर्मोन स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की स्थिति ये है, तो उसने कहा है कि जो 7-8 देश है, उन्होंने कहा कि हम जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ हम रियायत बरतेंगे, लेकिन
इस रियायत में भी जो सबसे मार्के की बात है, उन्होंने कहा है कि आपको जो पैसा देना पड़ेगा वो चाइनीज रुपये में देना पड़ेगा, युआन में देना पड़ेगा। अभी तक जो व्यापार था वो पैसे में होता था और भारत को उसके बदले में जो एक टर्म था कि आप एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, अब आपको चाइनीज जो पैसे देने पड़ेंगे। तो जाहिर बात है कि ये दूसरी संकट है और आज कहीं इस युद्ध में माने या ना माने चाइना ओवर पावर करता दिख रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ रूस और चाइना के लिए खुला है। और आज जाहिर बात है कि ट्रंप जानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुला तो उनके सारे जो साथी हैं जो आज उनके साथ युद्ध में चाहे पीछे से या सामने से आ रहे हैं, उन्हें भी संकट से जूझना पड़ेगा। इसलिए उनका अनाउंसमेंट है कि 48 घंटे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, नहीं तो भयानक परिणाम होंगे। अरे भाई, भयानक परिणाम क्या होंगे? सारी मानवता को आपने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है, आपके रिमोट से पूरी दुनिया चल रही है। ऐसे में आप क्या, जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो आप कहाँ रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि मानवता को ही खत्म कर दोगे तो तुम किस पे राज करोगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सर ये जो युआन वाली कंडीशन है ये भारत को एक और आर्थिक मंदी की ओर खींच रही है, क्योंकि इस तरीके से अगर व्यापार होगा जो अभी तक रुपये में हो रहा था और अब वो युआन में होगा, तो अमेरिका को भी मालूम है कि चाइना और रूस जो है, चीन और रूस बिल्कुल ईरान के साथ खड़े हैं और ऐसे कई एविडेंस भी आए हैं, वो भी इस चीज के लिए मानते हैं। और जैसे अभी कुछ दिन पहले उनके जहाज वहां पे जो टारगेट किया गया था उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा था। और रूस भी ये चाहता है कि ये युद्ध लंबा चले, उसके भी यही ये सारे देखो, सभी अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, सभी अपने स्वार्थों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मानवता बढ़ती जा रही है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इंसानियत खत्म हो रही है, नस्लें खत्म होती जा रही है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबका ध्यान अपने स्वार्थ को हित करने का है, बस मेरा स्वार्थ पूरा हो। चर्चा को कंक्लूड करने से पहले दो बातें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से अनुज भाई ने कहा कि मानवता और जिस तरह से जो कहते हैं कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दोनों अलग अलग हैं। जब एक राजनीतिक जब अपने आप को सम्राट मान लेता है, जब वो जानता है कि वो निरंकुश होता है, तो उसके सामने कुछ नहीं दिखता है। उसको लगता है कि हम सारे लोगों से मजबूत हैं और सारे लोग गुलाम हैं। ऐसी गुलामी की दास्तां स्वीकार करने के लिए न ईरान तैयार है न कोई दूसरा देश है। ऐसे में लड़ाई जारी रहेगी। सीज फायर का कोई दूर दूर तक अभी हल नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। जाहिर बात है हमारी ऐसी चर्चा जारी रहेगी। दोस्तों बने रहे हमारे साथ और आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।